हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने सुकरात का अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन कर लिया था। इसमें मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम प्लेटो का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्लेटो के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम तो आप ये जान लो कि जो प्लेटो थे, प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, और सुकरात के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन रहेगा प्लेटो। अब प्लेटो का हमें दर्शन पढ़ना है। ठीक है, उसके विचार पढ़ने हैं। प्लेटो के दर्शन और विचार पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लेटो में हमें किन आयामों का अध्ययन करना है। ठीक है, इससे हमारी स्टडी में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो का एक सामान्य सा परिचय देखेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पर। ठीक है, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पर। ठीक है, फिर हम प्लेटो की ज्ञान मीमांसा से उसकी तत्व मीमांसा का अध्ययन करेंगे। प्लेटो की नीति मीमांसा का अध्ययन करेंगे। मीमांसा को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मात्रा का। नीति मीमांसा का अध्ययन करेंगे। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा, ये प्लेटो के दर्शन की प्रमुख बातें हैं। ठीक है, फिर आगे चले तो हम प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है उसका आदर्श राज्य। अब प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, ये शिक्षा सिद्धांत। ठीक है, यदि शिक्षा सिद्धांत के बाद आगे जाए तो हम प्लेटो का साम्यवाद पढ़ेंगे। प्लेटो का साम्यवाद ये क्या चीज़ हो गई सर? ये मार्क्स वाला साम्यवाद, थोड़ा हट के है पर लगभग वही है। ठीक है, हम मार्क्स के साम्यवाद से उसकी कंपैरिजन भी करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे प्लेटो का क्या योगदान रहा। ठीक है, हम देख लेंगे कि जो सुकरात थे, सुकरात का क्या प्रभाव रहा, किस पर? प्लेटो के दर्शन पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा। ठीक है, जब हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा इनका अध्ययन कर लेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, सुकरात का ये प्रभाव रहा। स्टार्टिंग में भी हम इसे पढ़ सकते हैं, बट आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ साम्यवाद की बात आ रही है। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद, तो कहीं ना कहीं साम्यवाद आज भी है कि नहीं है? तो वर्तमान में प्लेटो से क्या सीख सकते हैं? ठीक है, वर्तमान में प्लेटो या वर्तमान में प्रासंगिकता देख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में प्लेटो के दर्शन की जो प्रासंगिकता है वो क्या है। ठीक है,
हमारे पास ये टोटल 11 डायमेंशन है, ठीक है। इन 11 डायमेंशन या 11 जो आयाम है, इन पे ही हम प्लूटो के संपूर्ण दर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा प्लूटो में कुछ भी नहीं है। यदि इनका अध्ययन कर लिया तो समझ लो प्लूटो संपूर्ण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिचय पे पढ़ते हैं, प्लूटो का परिचय। ठीक है, परिचय। सर्वप्रथम ये बात तो हमें पता ही है कि जो प्लूटो थे किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे, ठीक है, सुकरात के शिष्य थे। जो प्लेटो थे कहाँ के थे? ये यूनान के। यूनान में कहाँ से? यूनान में कहाँ से थे? एथेंस से थे, ठीक है। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। ये लिख देता हूँ 428 ईसा पूर्व में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सुकरात थे, सुकरात के जो पिताजी थे वो मूर्तिकार थे, यानी कि जो सुकरात का फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी पुअर था, मतलब गरीब परिवार से थे, ठीक है। बट जो प्लेटो थे, प्लेटो कुलीन परिवार से थे। कैसे परिवार से थे? कुलीन फैमिली से थे, मतलब अच्छी खासी फैमिली थी, कुलीन परिवार से थे, ठीक है। और जो उनका परिवार था वहाँ की राजनीति से संबंधित था, यानी कि कहीं ना कहीं इनके फादर दादा वहाँ की राजनीति में सक्रिय होंगे। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो प्लेटो थे, प्लेटो के जो परिवार था वो राजनीति से संबंधित था, तो कहीं ना कहीं प्लेटो के विचारों में भी राजनीति का भाव आएगा। तो प्लेटो वहाँ की राजनीति से बहुत प्रभावित थे। कहाँ की? यूनान की राजनीति से बहुत प्रभावित थे। वहाँ की राजनीति से प्रभावित तो थे, परंतु जो राजनीति में दोष थे, क्या थे? दोष थे, है ना, या दुर्गुण थे। इनके कारण वो कभी सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बने, कभी सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बने, ठीक है। यहां तक समझ में आ? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। यूनान एथेंस में जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व में। प्लेटो सुकरात के विपरीत एक कुलीन परिवार में थे, जिनका परिवार का राजनीतिक संबंध था। प्लेटो की विचारधारा में भी राजनीति थी, परंतु वो सक्रिय रूप से राजनीति में कभी नहीं आए, ठीक है। इसके बाद प्लेटो 20 साल की उम्र में, 20 वर्ष की अवस्था में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं अध्ययन करने के लिए? सुकरात के पास जाते हैं। अब यहाँ से इनकी लाइफ चेंज होती है। अब हम जो प्लेटो नाम बोला करते हैं, ठीक है, वास्तविक में उनका प्लेटो नाम नहीं था। तो फिर क्या नाम था उनका? प्लेटो का जो वास्तविक, जो हम प्लेटो बोलते हैं, इनका वास्तविक नाम नहीं था। तो सर ये वास्तविक नाम नहीं था तो उनका वास्तविक नाम क्या था? देखते हैं हम उसका वास्तविक नाम क्या था प्लेटो का। 2 मिनट, थोड़ा अटक रहा था, अब क्लियर हो गया, ठीक है। 20 वर्ष की अवस्था में अध्ययन करने के लिए आए सुकरात के पास। यहाँ से इनका जीवन पूरी तरह बदलता है, चेंज होता है। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लिस था। क्या था? एरिस्टोक्लिस था, है ना, उनका वास्तविक नाम या मूल नाम, ठीक है। अब ये प्लेटो किसने नाम दिया? तो प्लेटो नाम दिया गुरु सुकरात ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो सुकरात थे काफ़ी हष्ट पुष्ट थे,
दिखने में बहुत सुंदर थे। तो यूनान भाषा में हष्टपुष्ट जो लंबी चौड़े होते हैं या जो वस्तु होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लेटो। तो इसी से प्रभावित होकर उनके गुरु ने उनका क्या नाम रख दिया? प्लेटो। काफ़ी हष्टपुष्ट थे, यानी कि लाइक पहलवान। ठीक है, ये बातें हो गई। 28 वर्ष तक पहुंचे तो अत्यंत दुखद घटना हुई। क्या घटना हुई? गुरु कौन? सुकरात को क्या दिया गया? जहर का प्याला दिया गया, यानी कि सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। जब किसी शिष्य के सामने अपने गुरु को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उसके हृदय में कैसी भावनाएं जागृत होगी। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य देखकर जो प्लेटो थे वहाँ की राजनीति से या वहाँ की राजनीति के प्रति उनके मन में कुंठा जागृत हो गई। क्या हो गई? कुंठा जागृत हो गई। इसलिए राजनीति में जो दोष थे या वहाँ की जो राज्य व्यवस्था में जो दोष थे या जो राज्य में दोष थे, इनका निवारण ही किसका लक्ष्य हो गया? प्लेटो का लक्ष्य हो गया। तो इसीलिए तो प्लेटो को हम देखेंगे कि वो न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो न्याय की बात करते हैं, वो आदर्श राज्य की बात करते हैं। क्यों आदर्श राज्य की बात करते हैं? क्यों न्याय की बात करते हैं? कि उनके गुरु को उनके सामने जहर का प्याला देगा। ठीक है, तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने यूनान छोड़ा और लगभग 12 वर्ष तक विभिन्न देशों की यात्राएं करी। ठीक है, विभिन्न देशों की यात्राएं करी, भ्रमण करा, बहुत कुछ उन्होंने सीखा जाना। फिर 40 वर्ष के होते हैं वापस यूनान आते हैं। ठीक है, यूनान आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा क्या किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये कि एक एकेडमी की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? एकेडमी की स्थापना करते हैं। एकेडमी की एक तरह का क्या होता है? ये विद्यालय होता है। ठीक है, यहाँ पर कई बुद्धिजीवी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। इस एकेडमी ने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े दार्शनिक दिए हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन था? अरस्तु। कौन था? अरस्तु। ये बात आपको क्लियर हो गई। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, वो भी उनकी एकेडमी में ही अध्ययन करता रहा। इस तरह से प्लेटो का जीवन बीतता है और 347 ईसा पूर्व के लगभग उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये प्लेटो का सामान्य परिचय था जो हमने देखा। ठीक है, अब प्लेटो के जीवन में दो बातें आ गई है ना। ये बात तो हम समझ गए कि सर जो राज्य था, यानी कि जो राज्य था है ना, या वहाँ की जो राजनीति थी है ना, उसके प्रति उनके मन में व्यापक पैमाने पर क्या थी? घृणा थी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु को वहाँ के राज्य ने विष का प्याला दिया, यानी कि मृत्युदंड दिया, तो उनके मन में वहाँ के राज्य के प्रति कुंठा जागृत थी। ठीक है, प्लेटो के विषय में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जो प्लेटो थे, प्लेटो ने लगभग 200 से ज़्यादा पुस्तकों का या पुस्तकों की रचना की है। कितनी पुस्तकों की? 200 से ज़्यादा पुस्तकों की प्लेटो ने रचना की है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके गुरु थे, इनके गुरु कौन? सुकरात ने कोई भी पुस्तक की रचना नहीं करी। मैंने आप बता चुका हूँ ये। तो सुकरात के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है? वो सारी प्लेटो की पुस्तकों से मिलती है। ठीक है सर, 200 पुस्तकें हमें क्या पूरी याद रखनी पड़ेगी? नहीं, हमें कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि जो प्लेटो थे, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। सर्वप्रथम इनकी एक पुस्तक थी रचनाएं। मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पर, प्लेटो की रचनाएं, पुस्तकें, प्लेटो की पुस्तकें। ठीक है, एपोलॉजी, एपोलॉजी एंड सेकंड
रिपब्लिक, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक। एंड थर्ड थीटिटस पुस्तक। एपोलॉजी जो पुस्तक है ये दार्शनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि दार्शनिक बातों का इनमें वर्णन किया गया है। अब जो रिपब्लिक है ये राजनीति व शिक्षा पर लिखी गई है, ठीक है, शिक्षा की बातें हमें इससे मिलती है। और जो थीटिटस है इसमें हमें ज्ञान मीमांसा के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये प्लेटो की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, एपोलॉजी, रिपब्लिक और थीटिटस, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों की हम बात करें तो फिलेविस, ठीक है, उसके बाद द स्टेट्समैन एंड सिम्पोजियम, क्रेटो, द लाज, फिडो, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थे। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक। तो हमें आसानी से पूछ सकता है कि एपोलॉजी के रचनाकार कौन है, या रिपब्लिक के रचनाकार कौन से, या थीटिटस के रचनाकार कौन है, ठीक है। रिपब्लिक तो आ चुकी है, या फिर हमें प्लेटो की ये सिम्पोजियम है, ठीक है। प्लेटो की 3 पुस्तकों के नाम लिखने के लिए भी आ सकते हैं, तो ये काफ़ी है। कितनी? 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पुस्तकें, ठीक है। आपको अच्छे से याद करना है इनको, ठीक है। हमने देखा, प्लेटो का परिचय देख लिया, ठीक है, पुस्तकें देख ली, ठीक है। अब हम जाते हैं प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पर। किस पर जाते हैं? ज्ञान मीमांसा पर। अब प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा थी वो क्या थी? ज्ञान मीमांसा जो थी वो क्या थी? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब प्लेटो की ज्ञान मीमांसा जो थी, या जो प्लेटो ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो प्लेटो कहते हैं कि हमें ज्ञान के बारे में पता करना है, ठीक है, ज्ञान के बारे में पता करना है तो सबसे पहले यह पता करो कि ज्ञान क्या नहीं है। यह पता करो कि ज्ञान क्या नहीं है। यानी कि प्लेटो अपनी ज्ञान मीमांसा में ये कहते हैं कि यदि हमें ज्ञान के बारे में जानना है या ज्ञान के बारे में परिचय करना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ज्ञान क्या नहीं है। यानी कि यहाँ पर ज्ञान मीमांसा में 2 बातें प्लेटो करते हैं। समझ लो बात को। प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें 2 बातें कहते हैं कि सबसे पहले ये जानो कि ज्ञान क्या नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है किसके पहले? ज्ञान क्या है के पहले। ज्ञान क्या है के पहले ये जानो कि ज्ञान क्या नहीं है। तो प्लेटो ज्ञान किसे नहीं मानते? तो प्लेटो यहां पर ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, यह जो मत होता है वो ज्ञान नहीं होता है। प्लेटो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष होता है या जो मत होता है वो ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान क्या होता है? प्लेटो से पूछा जाता है कि ज्ञान क्या होता है, तो प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान प्रत्यय होता है, या ज्ञान जो है वो क्या है? प्रत्ययी है।
सर ये प्रत्यय क्या चीज है? यदि आपने शुक्रात वाला जो टॉपिक है यदि वो आपने अध्ययन किया है तो आप लोगों को प्रत्यय क्या है ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब प्रत्यय है चीज वही, परंतु इनके जो स्वरूप हैं, इनके स्वरूपों में क्या है? अंतर है। बात समझ में आ रही है? अब ये प्रत्यय में अंतर क्या है? ठीक है, ये प्रत्यय में अंतर क्या है ये मैं आपको जस्ट बताता हूं। सबसे पहले अभी हम ज्ञान मीमांसा की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। किसकी ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं? प्लेटो की। प्लेटो ने क्या किया ज्ञान मीमांसा में? क्या बोला कि ज्ञान जानने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि ज्ञान क्या नहीं है। तो प्लेटो किसे ज्ञान नहीं मानते? प्रत्यक्ष को ज्ञान नहीं मानते और मत को ज्ञान नहीं मानते। तो प्लेटो प्रत्यक्ष को ज्ञान क्यों नहीं मानते? प्लेटो प्रत्यक्ष को ज्ञान क्यों नहीं मानते? तो उनका यह कहना है कि जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष को ज्ञान इसलिए नहीं माना, ज्ञान नहीं माना। किसने नहीं माना? प्लेटो ने ज्ञान नहीं माना, प्रत्यक्ष को ज्ञान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये क्या करता है? बदलता रहता है। क्या करता रहता है? बदलता रहता है। बदलता है, इसमें सत्यता है क्या? नहीं है। तो प्लेटो प्रत्यक्ष को ज्ञान नहीं मानते। कैसे? बात को समझो। जैसे कोई वस्तु दूर है, ठीक है, ये वस्तु है, हम यहाँ खड़े हैं, हमें ये यहाँ से हम ये ए नाम की वस्तु है और एक से व्यक्ति है। जब एक से व्यक्ति ये ए नाम की वस्तु को दूर से देखता है तो उसे क्या भास होता है कि वस्तु क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या हुआ? वस्तु छोटी है। ठीक है, ये यहाँ पर ए वाले पॉइंट पर, ये वाली यहाँ पर यदि इसकी स्थिति थी तो परंतु ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये यहाँ पर आता है तो इसको क्या भास होगा? इसकी तुलना में क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो क्या बोलेगा? वस्तु क्या है? बड़ी है। तो आपने वस्तु का प्रत्यक्ष ही तो किया। जब वस्तु का प्रत्यक्ष किया तो ज्ञान क्या हो गया? बदल गया है। तो प्लेटो इसलिए कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है वो समय, ठीक है, परिस्थिति, समय परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? बदलता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और वो कहते हैं कि जो सोपिस्ट हैं, है ना, सोपिस्ट हैं, मैंने सोपिस्ट की चर्चा सुकरात वाले लेक्चर में भी की थी। जो सोपिस्ट हैं वो किसे ज्ञान मानते हैं? सोपिस्ट सोपिस्ट किसे ज्ञान मानते हैं? सोपिस्ट प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानते हैं। तो यहां पर वो सोपिस्टों का भी खंडन करते हैं कि जो सोपिस्ट बोल रहे हैं वो गलत है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ये क्या चीज? यानी कि जो व्यक्ति की इंद्रियां हैं या इंद्रियों से जो व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है या देखता है, ठीक है, प्रत्यक्ष करता है। आप बोलते हैं ना कि हमारे प्रत्यक्ष देखना, महसूस करना, ठीक है, या सूंघना हो गया। हमारी जो भी 5 इंद्रियां हैं ये किसी वस्तु को जो प्रत्यक्ष करती हैं, है ना, उसके बाद जो अनुभव करती है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये कौन सी विचारधारा कहती है? सोपिस्ट विचारधारा कहती है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो प्लेटो कहते हैं ज्ञान मीमांसा में कि हमें ज्ञान क्या है ये जानने से पहले समझना होगा कि ज्ञान क्या नहीं है। तो ज्ञान क्या नहीं है प्लेटो की नज़र में? प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है और मत ज्ञान नहीं है। ठीक है, और प्रत्यक्ष और मत का क्या करते हैं? वो खंडन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यक्ष का खंडन कैसे करते हैं। वो प्रत्यक्ष के बारे में प्लेटो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है या व्यक्ति का जो देखा है या महसूस किया है वो समय के साथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे
किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दूर से छोटी नजर आती है, परंतु जैसे ही आगे बढ़ेगा व्यक्ति वस्तु के पास जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, बड़ी दिखाई देगी। तो उसने दो स्थितियों में जो प्रत्यक्ष करा वस्तु का, तो उसका ज्ञान यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो ने जो सोफिस्ट विचारधारा थी, और जो सोफिस्ट विचारधारा का जो ज्ञान था कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है ना, या व्यक्ति ने जो आत्मनिष्ठ किया वही क्या है, ज्ञान है, उस विचारधारा का क्या करा, खंडन करा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ठीक है, प्लेटो की बात हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष को समझ लिया, मत को समझते हैं। अब ये एक बात बता देता हूँ, ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का खंडन क्यों करा, ये बात समझ गए ना। क्यों? क्योंकि ये समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ये व्यक्ति का ज्ञान, यहाँ पर व्यक्ति की नज़र में वस्तु छोटी थी, समय बीता, परिस्थिति बदली, यहाँ पर आया, वस्तु क्या दिखने लग गई, बड़ी दिखने लग गई। तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष बदलते जाते हैं, इसलिए वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकते हैं। ये कौन बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात बोलते हैं कि मत भी ज्ञान नहीं है। अब मत ज्ञान क्यों नहीं है, वो ये बोलते हैं कि जो मत है, हमारे जो मत हैं, मत क्या है, सामान्य विचार है, हमारे क्या है, सामान्य विचार है, या हम बोले तो एक तरह का विश्वास है, एक तरह का क्या है, विश्वास है। यदि एक तरह का क्या है, विश्वास है, और यदि हमें उचित तर्क मिले तो बदल जाएगा। समझ रहे बात को? प्लेटो कहते हैं कि जो मत है, मत एक तरह का सामान्य विचार है, एक तरह का सामान्य विश्वास है। यदि हमें उचित तर्क मिले तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये स्थायी नहीं है, मत भी स्थायी नहीं है, इसमें पूर्ण सत्यता है क्या, नहीं है, पूर्ण सत्यता नहीं है। ये वस्तुनिष्ठ है क्या, वस्तुनिष्ठ है क्या, नहीं है। तो इसी तरह मत का भी प्लेटो क्या करते हैं, खंडन कर देते हैं। कैसे, बात को समझो। ये है, बी है, ठीक है, बी की धारणा ए के प्रति क्या है, गलत है। कुछ समय बीता, जब बी ने ए के बारे में थोड़ा अध्ययन करा, उसको जाना, उसको समझा, तो वो उसका मत क्या हो गया, उसके प्रति जो धारणा थी, एक तरह की मत था, वो क्या हो गया, कुछ समय बाद क्या हो गया, बदल गया। एक तरह का उसके प्रति क्या था, सामान्य विश्वास था, तो ये तो बदल गया। यदि हम इसे ही ज्ञान मान लेते तो ये क्या बात सही थी, नहीं थी। क्योंकि ज्ञान कैसा रहता है, ज्ञान तो वो है ना कि जो बदले नहीं, ज्ञान तो वो है ना कि जो बदले नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है ना, कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये हमारा क्या है, ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान सत्य है। ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदल सकता। तो ये सार्वभौमिक ज्ञान है, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए, कोई बदल नहीं सके। तो इसी तरह ये जो मत है, मत भी अस्थायी होते हैं, पूर्ण सत्यता नहीं होती, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते। ठीक है, तो प्लेटो ने मत का भी खंडन कर दिया। मत क्या है, मत एक तरह से किसी विषय या वस्तु या व्यक्ति के प्रति तरह के सामान्य विचार है या विश्वास है। ठीक है, पर वो उस समय तो सत्य है, परंतु यदि हमें उचित तर्क मिल जाए, ठीक है, तो मत क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये भी ज्ञान नहीं है। तो फिर प्लेटो की नज़र में ज्ञान क्या है, प्लेटो की नज़र में ज्ञान है प्रत्यय। ज्ञान क्या है, प्रत्यय है।
तो सर ये प्रत्यय क्या चीज होती है? अब बात समझना, प्रत्यय क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं प्रत्यय क्या चीज हो गई। ठीक है, प्रत्यय क्या चीज हो गई। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। हमने अभी किसकी बात करी? प्रत्यक्ष की बात करी। हमने किसकी बात करी? हमने प्रत्यक्ष की बात करी, हमने मत की बात करी। ये ज्ञान थे क्या? नहीं थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की बात कर रहे हैं। अब प्रत्यय की बात कर रहे हैं। अब प्रत्यय क्या चीज होती है? सर समझे नहीं, बात को समझना। प्रत्यय क्या है बताता हूं आप लोगों को। सुकरात का जब हमने अध्ययन किया था, ठीक है, सेम वही की वही रिपीटेड चीज। बात थोड़ा सा मौलिक अंतर है, ये मौलिक अंतर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, परंतु आप तो अभी ये समझना कि प्रत्यय क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी वस्तु है ना, कोई वस्तु है, वस्तु में दो ही गुण होते हैं, एक तो विशेष गुण, ठीक है, और दूसरा सामान्य। ठीक है, जो विशेष गुण है इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जो विशेष गुण है और ये सामान्य गुण है। ये जो वस्तु के विशेष गुण हैं ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। या फिर उसी वर्ग की वस्तु में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसी वर्ग की वस्तु में क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बात को समझ रहे हो? सर समझ नहीं आया। जैसे वस्तु, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम गाय को ले लेते हैं, यहां पर गाय को ले लो। ठीक है, गाय में दो गुण हम देखते हैं, एक विशेष और एक सामान्य गुण। विशेष गुण क्या हो जाएगा? ऐसे गुण जो गायों का एक वर्ग है उनमें सभी में भिन्न भिन्न हो गया हो। और सामान्य गुण जो गायों का वर्ग है, ठीक है, गायों का वर्ग है या गायों की जो जाति है जो सभी में हो, जो क्या हो? सभी में विद्यमान हो और जो बदलता नहीं हो, ऐसा गुण। जैसे यदि हम गाय के विशेष गुण की बात करें, है ना, मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? ठीक है, यदि गाय के विशेष गुण की बात करें तो रंग। अब जैसे गायों का वर्ग है या गायों की जाति है, मान लो गायों के वर्ग में 50 गायें हैं। हो सकता है कि 10-20 का कलर एक हो, परंतु बाकी का तो क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया है। मान लो 10 गायों का रंग लाल है, 5 गायों का सफ़ेद है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि गाय लाल होती है ना, आपने बोल दिया कि गाय लाल होती है, ये मेरा ज्ञान है। पर ऐसा है क्या? गाय लाल ही होती है क्या? गाय सफ़ेद नहीं हो सकती और भिन्न रंग कलर की भी हो सकती है। तो ये विशेष गुण है। आपने एक गाय को देखा और महसूस किया कि गाय की ऊंचाई बस इतनी ही होती है। समझ रहे बात को? दो भी है, 4 फुट 5 फुट की गाय है ना, 5 फुट की तो ज़्यादा हो गई, 3 या 4 फुट की गाय। तो गाय और भी बड़ी हो सकती है और भी छोटी हो सकती है। तो ये क्या है? विशेष गुण है जो कि बदलते रहेंगे। अब ये जो गायों का वर्ग है इनमें ऐसा कौन सा गुण है जो बदलेगा नहीं? जो गोत्व है। क्या है? गोवत्व है। जो गोवत्व है वो गोवत्व कभी बदलेगा नहीं। जो 50 गायें हैं, 50 गायों के जो विशेष गुण हैं, यानी कि उनका रंग, उनकी ऊंचाई, वो सभी में भिन्न भिन्न हो सकती है, वो बदल सकते हैं। पर जो गाय का गोवत्व होगा वो कभी नहीं बदलेगा। अब यहाँ गोवत्व से क्या तात्पर्य होगा? प्रत्येक में 2 सींग होंगे, 4 टांगें होंगी। ये क्या है? गायों का गोवत्व है। ये इनको ये क्या बोलते हैं हम? सामान्य गुण है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो ये क्या है? गोवत्व। ये गोवत्व क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और यदि हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए, सार्वभौमिक ज्ञान चाहिए, वस्तुनिष्ठ ज्ञान चाहिए, तो हमें प्रत्ययों की ही खोज करनी पड़ेगी, हमें प्रत्ययों तक ही पहुंचना पड़ेगा।
सर हम प्रत्ययों तक कैसे पहुंचेंगे? सुकरात के बारे में बात कर रहे थे अभी। तो सुकरात ये बोलते हैं कि जो वस्तु में जो सामान्य गुण है, यानी कि, और सामान्य गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और जो प्रत्यय तक पहुंचने का मार्ग है वो कहाँ है? वो व्यक्ति की बुद्धि में ही निहित है, बुद्धि में ही निहित है। तो फिर बुद्धि में निहित है तो पता कैसे चलेगा? जो बुद्धि में निहित है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर कैसे निकलेगा? बार बार वाद विवाद करके, चिंतन करके, मनन करके। समझ रहे हो बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए गाय के सामान्य गुण गोवत्व तक हम कैसे पहुँचे? हमने विभिन्न गायों को देखा, 50 गायों को देखा, और इनके रंग अलग अलग है, इनकी ऊंचाई अलग अलग है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी गायों में कॉमन हो? तो हमने पाया बड़े परिश्रम से गोवत्व है, और वो क्या है? प्रत्यय है। वही क्या है? वास्तविक ज्ञान। उसी तरह मनुष्य है। मनुष्य का सामान्य गुण क्या है? मनुष्य का सामान्य गुण क्या होगा? मनुष्यत्व, यानी कि उसमें चिंतन करने की क्या है? शक्ति है। मनुष्य का मनुष्यत्व चिंतन हो गया। या फिर सभी में 2 आंखें होती है, 2 पैर होते हैं, है ना? ये उसके क्या है? सामान्य गुण है। तो मनुष्य के विषय में यदि ये मैं बोलूँ कि मनुष्य का प्रत्यय क्या है, तो आप बोलोगे कि सर मनुष्य का प्रत्यय चिंतन है, क्योंकि सभी व्यक्ति मनुष्य चिंतन कर सकते, सभी में कॉमन है। सभी की 2 आंखें होगी, हाँ। सभी के 2 पैर होंगे, हाँ। ये मनुष्य के क्या है? सामान्य गुण है। और यही क्या है? वास्तविक ज्ञान है, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व से तात्पर्य कि ऐसी चीज़ें जो सभी मनुष्यों में क्या हो? कॉमन हो। तो यहाँ पर यह बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि जो सुकरात है, सुकरात ने जो प्रत्यय कहा था, प्रत्यय किसे कहा था? कि जो वस्तु के सामान्य गुण हैं उसे ही सुकरात ने क्या कहा था? प्रत्यय कहा था। और ये प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है? बार बार अभ्यास से होता है। और ये ज्ञान कहीं बाहर से आते नहीं, ये ज्ञान बस बुद्धि या व्यक्ति के आत्मा में ही निहित होते हैं, व्यक्ति के पास ही होते हैं। परंतु बार बार वाद विवाद करके, शिक्षा करके या आगम पद्धति द्वारा हम वस्तु के प्रत्यय तक पहुंचते हैं। तो उसी तरह सुकरात भी यही कहते हैं कि जो वस्तु का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, वो क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। परंतु ये जो प्रत्यय है, बात को समझना है ना, बात अब थोड़ी डिफिकल्ट होने जा रही है। जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय कहाँ हैं? सुकरात ने क्या बोला? सुकरात ने क्या बोला कि वास्तविक जो ज्ञान है क्या है? प्रत्यय है। और प्रत्ययों का ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में। अब जो प्लेटो हैं, प्लेटो भी यही बात बोलते हैं, प्लेटो भी यही बात बोलते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है? बोले प्रत्यय है। प्रत्यय है। परंतु जो ये आएगा कहाँ से? बोलते हैं कि उसकी जो आत्मा है या आत्मा में निहित है या उसकी बुद्धि में निहित है। ठीक है, आत्मा या बुद्धि में निहित है। सुकरात ने भी क्या कहा कि बुद्धि या आत्मा में निहित है, परंतु उसे बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। अब सुकरात यहां तक आते हैं और यहां तक वो बंद हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के साथ उसे जब बड़ा होता है, सामाजिक अधिगम होता है, तो वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती जाती है और सभी वस्तुओं के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होते जाता है। ठीक है। परंतु प्लेटो ये कहते हैं कि जो आत्मा या बुद्धि में जो प्रत्ययों का ज्ञान है, किनका ज्ञान? प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रत्यय है। और जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय जो है, प्रत्ययों का ज्ञान, ये व्यक्ति की आत्मा या बुद्धि है उसमें निहित है। आत्मा में निहित है मतलब कि जो व्यक्ति की आत्मा है, बात समझना है ना। प्लेटो अब बहुत काल्पनिक बातें कर रहे हैं यहाँ पर।
जो व्यक्ति की आत्मा होती है ये दिव्य जगत से आती है। कहाँ से आती है? दिव्य जगत से आती है। अच्छे से लिख देता हूं। व्यक्ति की जो आत्मा है वो कहां से आती है? दिव्य जगत से आती है। बात समझना। और दिव्य जगत से आती है, और दिव्य जगत है, दिव्य जगत में ही क्या है? प्रत्यय है। दिव्य जगत में क्या है? प्रत्यय है। तो दिव्य जगत में आत्मा है, और दिव्य जगत में क्या है? दिव्य जगत में आत्मा है, दिव्य जगत में प्रत्यय है, और आत्मा जो है वो दिव्य जगत से ही सीख कर आती है। क्या? प्रत्यय या ज्ञान लेकर आती है। फिर जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब उसे कोई वस्तु दिखती है तो वस्तु के प्रति बार बार जब वस्तु को देखता है, उसका स्मरण करता है, तो उसे उस वस्तु का क्या? वास्तविक ज्ञान होने लगता है। ये कौन बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं। यानी कि वो उनकी कल्पनाशीलता को आप समझो कि सुकरात तो ठीक है, सुकरात तो बोलते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रत्यय है, और जो प्रत्ययों की जो नॉलेज होती है वो व्यक्ति की बुद्धि में होती है, परंतु बार बार वाद विवाद पद्धति के द्वारा वो ज्ञान क्या जाता है? व्यक्ति से बाहर आ जाता है। यानी कि वास्तविक ज्ञान का उससे क्या हो जाता है? या वास्तविक ज्ञान से वो क्या हो जाता है? मिलाप हो जाता है उसका। परंतु प्लेटो की बात यहाँ पर बहुत अलग है। प्लेटो ये कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्रत्यय है, और जो प्रत्यय है ये आत्मा सीख कर आती है। आत्मा कहाँ से सीख कर आती है? दिव्य जगत से। और जब दिव्य जगत से आत्मा पृथ्वी पर आती है तो उसे वस्तुओं का स्मरण होने लगता है, और धीरे धीरे प्रत्ययों का क्या होने लगता है? ज्ञान होने लगता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो प्लेटो है, प्लेटो यहां पर कल्पनावादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कल्पनावादी हो जाते हैं। देखो ना कितनी कल्पना भरी बातें हैं कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय का ज्ञान आत्मा या बुद्धि में तो निहित होता है ना, परंतु जो आत्मा या बुद्धि में जो ज्ञान आया वो कहाँ से आया? दिव्य जगत से आया, है ना। दिव्य जगत से आया, आत्मा साथ में लेके। यानी कि व्यक्ति बड़ा हुआ तो उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान उसके आत्मा में ही निहित था, और आत्मा दिव्य जगत से सीखकर आ गई है। जब हम बड़े होते हैं तो आत्मा में तो ज्ञान पहले ही से ही था, परंतु हम वस्तुओं को बार बार देखकर उनका स्मरण होता है तो ज्ञान धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और प्लेटो और सुकरात कि बस व्यक्ति जन्म लेता है और बड़ा होता है तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होते जाती है, इतनी विकसित हो जाती है कि उसे धीरे धीरे वस्तुओं का, सामान्य गुणों का ज्ञान होने लगता है। यानी कि ये बात नहीं बोलते कि आत्मा सीख कर आती है, नहीं, ये बात कौन बोलता है? प्लेटो बोलते हैं। ठीक है। और साथ में यहां पर वो प्रतिबिंब की अवधारणा भी देते हैं। प्रतिबिंब की अवधारणा। अब ये क्या चीज हो गई सर? एक तो पहले से डिफिकल्ट और ये डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो बस इतना ही ध्यान रखना कि प्लेटो ने वास्तविक ज्ञान प्रत्ययों को कहा, और जो प्रत्यय हैं ये प्रत्यय व्यक्ति की आत्मा दिव्य जगत से सीख कर आती है। पृथ्वी पर ये हमें स्मरण के द्वारा ही याद होते हैं, या स्मरण के द्वारा ही प्रत्ययों का क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब क्या अवधारणा, क्या चीज हो गई, बात को समझना। प्लेटो ये भी कहते हैं कि जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय कहाँ है? दिव्य जगत में, और हम कहाँ हैं? ये लोक में हैं। हम लोक में हैं यानी कि पृथ्वी पर है। अब ये दिव्य जगत कहाँ है? ये दिव्य जगत किसी को नहीं पता, ये केवल प्लेटो को पता होगा, वो कल्पना करते हैं। यहाँ पर क्या है? प्रत्यय हैं। तो ये बोलते हैं कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं इस लोक पर, है ना, इस पृथ्वी पर, ये प्रत्ययों की क्या है? मात्र परछाई है।
क्या है? मात्र परछाई है। और इस परछाई के कारण ही हमें सभी वस्तुओं का क्या होता है? ज्ञान होता है। और ये कैसे हो गया मुमकिन? ये कैसे हो गया पॉसिबल? इसके लिए प्लेटो एक उदाहरण देते हैं। प्लेटो ये उदाहरण देते हैं कि जैसे चंद्रमा है, ठीक है, जैसे जिस तरह चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है? विभिन्न तालाब हैं। तो जिस तरह से चंद्रमा का प्रतिबिंब विभिन्न तालाबों पर होता है, ठीक है, और हमें पृथ्वी पर क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसी तरह जो प्रत्येक जगत है या जो दिव्य जगत है वहाँ पर सभी प्रत्यय हैं और उन प्रत्ययों का प्रतिबिंब प्रत्येक वस्तु पर इस लोक जगत में हमें दिखाई देता है। जैसे कि तो सर इस लोक में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर भी दिव्य जगत है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, यहाँ पर भी क्या है? बहुत सारे क्या हैं? प्रत्यय हैं। तो यदि हमें कोई पूछे कि प्रतिबिंब की अवधारणा क्या है, तो हम लिखेंगे कि प्लेटो के अनुसार जो हमें लोक जगत में जो वस्तुएं दिखाई देती है, ये वस्तुएं प्रत्ययों का एकमात्र प्रतिबिंब है और ये प्रत्यय दिव्य जगत में निवास करते हैं या रहते हैं। जिस तरह चंद्रमा की छवि हमें विभिन्न तालाबों में दिखाई देती है, उसी प्रकार इन प्रत्ययों का जो प्रतिबिंब है हमें इस लोक जगत की वस्तुओं में दिखाई देता है। इसकी प्रतिबिंब की अवधारणा हो गई। हाँ, ये बात आप लोगों को लग रही होगी कि सर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हाँ, प्लेटो की जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। ये इसलिए है कि ये कल्पना भरी बातें करते हैं, परंतु आप भी कल्पनाशील हो जाओ। वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही फील करो कि हाँ दिव्य जगत है, हाँ दिव्य जगत में प्रत्यय हैं, उनकी परछाई आ रही है, ठीक है। बस हम लिख दें इतना हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के थैंक यू क्लास।